साल 2025 का जनवरी महीना। दिल्ली में सर्दी अपने चरम सीमा पर थी। धुंध और कोहरे के बीच लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस ठंडे मौसम के बीच एक ऐसा खौफनाक अपराध होने वाला है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। यह सिर्फ एक साधारण किडनैपिंग नहीं थी, यह एक ऐसी सोची समझी और योजनाबद्ध साजिश थी जिसमें न कि अपराधी का कोई सुराग मिला और न ही पीड़ित का। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज धुंध में गुम हो गए, फोन कॉल्स ट्रेस नहीं हो पाए और गवाह ऐसे गायब हो गए जैसे कि उन्हें जमीन निगल गई हो या आसमान। यह मामला पुलिस और सीबीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया था। लेकिन यह सिर्फ एक पुलिस की नाकामी की कहानी नहीं थी, इसमें छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राजनामा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थीं। इस इलाके में अमीर लोग रहते थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे और सुरक्षा भी बहुत सख्त थी। आकाश वर्मा, एक नामी बिजनेसमैन का बेटा, अपनी BMW कार में घर लौट रहा था। 28 साल का आकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। देखने में स्मार्ट, पैसे वाला और सोशल मीडिया पर एक्टिव था। वह रात को क्लब से लौट रहा था जहां उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। जैसे ही उसकी कार MG रोड के पास पहुंची तो अचानक सड़क के किनारे एक बच्ची रोती हुई दिखाई दी। ठंड में बिना स्वेटर के वो सहमी हुई थी तो आकाश ने अपनी कार रोकी और बाहर निकला। आकाश ने बच्ची से कहा, क्या हुआ, तुम यहां अकेली क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कांपते हुए कहा, पापा, मम्मी छोड़ गए मुझे। आकाश को बच्ची पर तरस आ गया। उसने सोचा कि बच्ची को पुलिस स्टेशन छोड़ दूंगा। उसने बच्ची को कार में बैठाया और जैसे ही वह कार का दरवाजा बंद करने लगा तभी पीछे से काले मास्क पहने हुए 2 लोग तेजी से आए और बोले, रुक जा। आकाश कुछ समझ पाता, इससे पहले ही एक तेज झटका उसे महसूस हुआ। किसी ने पीछे से उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सीसीटीवी कैमरे ने सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया कि एक कार सड़क किनारे रुकी, फिर कुछ हलचल हुई और कार गायब हो गई। रात के करीब 2 बजे वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई। सर, MG रोड के पास एक कार लावारिस हालत में खड़ी है। कार का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई नहीं है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो BMW कार के ड्राइवर सीट पर खून के निशान थे। कार की पिछली सीट पर आकाश का फोन टूटा पड़ा था, लेकिन उसमें कोई कॉल लॉग या मैसेज नहीं थे। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, लेकिन वीडियो में धुंध और अंधेरे के कारण चेहरों को पहचानना नामुमकिन था। सुबह होते ही आकाश के माता पिता को पुलिस ने खबर दी। आकाश की मां मधु वर्मा अपने बेटे की गुमशुदगी की खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बेटा कहां है, उसे ढूंढो। वहीं उसके पिता अजय वर्मा, जो खुद एक नामी बिजनेसमैन थे, पुलिस से कड़े सवाल किए। क्या मतलब है आपका कि कोई सुराग नहीं है? मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर तक नहीं बचते हैं और मेरा बेटा गायब हो गया। तुम लोग कर क्या रहे हो? पुलिस ने परिवार को भरोसा दिलाया कि आकाश को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन पुलिस के हाथ एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। कुछ ही घंटों में यह मामला मीडिया में छा गया। बिजनेसमैन का बेटा गायब, पुलिस के हाथ खाली। हर न्यूज चैनल पर यही खबर दिखाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर पावन फाइंड आकाश ट्रेंड करने लगा। यह दिल्ली पुलिस की नाकामी है कि एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा गायब हो गया और उनके पास कोई सुराग तक नहीं मिला। लेकिन पुलिस जितना केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करती, मामला उतना ही उलझता गया। पुलिस को शक हुआ कि किडनैपिंग के पीछे किसी पुराने दुश्मन का हाथ हो सकता है। उन्होंने आकाश के पिता अजय वर्मा के बिजनेस पार्टनर से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसी बीच आकाश की मां को एक अनजान नंबर से फोन कॉल आया। अगर तुम्हें अपने बेटे की सलामती चाहिए तो पुलिस को दूर रखना, वरना उसका हाल बुरा हो जाएगा। मधु वर्मा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में पुलिस को फोन किया। पुलिस ने फोन कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉल किसी सैटेलाइट फोन से की गई थी।
जिसे ट्रेस करना मुश्किल था। इस किडनैपिंग केस में पुलिस की नाकामी क्यों हो रही थी? कौन थे वो लोग जो आकाश को उठाकर ले गए? क्या ये कोई पर्सनल दुश्मनी थी, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग का काम था, या फिर ये सिर्फ पैसे के लिए किया गया था? इस रहस्यमयी केस का हर अध्याय आपको और चौंकाएगा। रात के करीब 11:45 पर जब पुलिस आकाश की गुमशुदगी पर छानबीन कर रही थी, तभी आकाश की मां मधु वर्मा को दोबारा एक फोन कॉल आया। इस बार आवाज और भी खौफनाक थी, धीमी, भारी और डरावनी। तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो पुलिस को दूर रखो, वरना अगले कॉल में तुम उसकी चीखें सुनोगी। मधु वर्मा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि कॉल एक बर्नर फोन से की गई थी, जो कि ट्रेस नहीं हो सकता था। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज दोबारा खंगाला। इस बार उन्होंने वीडियो को और ध्यान से देखा। वीडियो में एक काली कार दिखाई दी जो आकाश की कार का पीछा कर रही थी। कार के नंबर प्लेट को झूम किया गया, लेकिन वह फर्जी नंबर प्लेट थी। पुलिस ने सड़क किनारे के कुछ चश्मदीदों से पूछताछ की। एक रिक्शा चालक ने बताया, साहब, मैंने देखा था, एक बड़ी गाड़ी आकाश बाबू की कार के पीछे थी। उसमें 4 आदमी थे, सभी ने काले मास्क पहने हुए थे। पुलिस को अब यकीन हो गया कि यह कोई बड़ा गैंग का काम था। पुलिस को आकाश की कार में उसका टूटा हुआ फोन मिला था। फॉरेंसिक टीम ने फोन की रिकवरी प्रोसेस शुरू की। कुछ घंटे की कोशिशों के बाद पुलिस को फोन से एक डिलीट किया हुआ वॉइस नोट मिला। उस वॉइस नोट में आकाश की आवाज थी, मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये लोग खतरनाक हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मम्मी पापा का ख्याल रखना। यह वॉइस नोट पुलिस के लिए एक बड़ा संकेत था। इससे साफ था कि आकाश को पहले से ही किसी पर शक था। पुलिस ने आकाश के पिता अजय वर्मा के बिजनेस में दुश्मनों की तलाश शुरू की। अजय वर्मा का एक पुराना साझेदार राकेश मल्होत्रा, जिसने बिजनेस में घाटा होने पर वर्मा परिवार पर केस किया था, वह शक के घेरे में आया। पुलिस ने राकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो राकेश ने कहा, मुझे आकाश के अपहरण से कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे नाराज था, लेकिन उसे किडनैप करने का कोई कारण नहीं है। राकेश का अलीबाई मजबूत था। अपहरण के समय वह शहर से बाहर था। पुलिस को आकाश के फोन से एक अनजान नंबर मिला, जिससे वह घटना के दिन 3 बार बात कर चुका था। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि वो एक लड़की का था, रिया कपूर। रिया आकाश की कॉलेज फ्रेंड थी, जो अब दिल्ली में ही एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। पुलिस ने रिया को थाने बुलाया तो रिया ने कहा, आकाश ने मुझसे 2 दिन पहले ही बात की थी। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब पुलिस ने रिया से पूछा कि क्या आकाश का किसी से झगड़ा हुआ था, तो उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। हां, 3 दिन पहले क्लब में उसका किसी से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरंत उस क्लब के सीसीटीवी फुटेज निकाले। वीडियो में दिखा कि आकाश का एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। वो व्यक्ति था अविनाश मेहरा, एक अंडरवर्ल्ड से जुड़े व्यक्ति का बेटा। पुलिस ने अविनाश को हिरासत में लिया। अविनाश ने पहले तो मना किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो वह टूट गया। उसने कहा, हां, मेरा आकाश से झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। अविनाश ने बताया कि क्लब में झगड़े के बाद आकाश को कुछ लोग लगातार फॉलो कर रहे थे। पुलिस को अब यकीन हो गया कि किडनैपिंग में किसी बड़े क्राइम सिंडिकेट का हाथ हो सकता है। पुलिस ने आकाश के बैंक रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन्हें एक अजीब ट्रांजैक्शन मिला। घटना से 2 दिन पहले आकाश के अकाउंट से 15 लाख रुपए निकाले गए थे। पुलिस ने आकाश के पिता अजय वर्मा से इस बारे में पूछा तो अजय वर्मा ने कहा, मुझे इस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। आकाश ने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे। पुलिस को शक हुआ कि आकाश किसी को ब्लैकमेल कर रहा था या फिर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब तक पुलिस को न तो अपहरण करने वाले का कोई ठोस सुराग मिला और न ही आकाश का कोई पता चला। कॉल ट्रेसिंग और सीसीटीवी फुटेज धुंधले थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी कोई ठोस सबूत नहीं दे पा रही थीं। इसी बीच आकाश के माता पिता की हालत बिगड़ने लगी। मीडिया में खबरें चल रही थीं कि पुलिस के हाथ खाली
क्या आकाश जिंदा है या नहीं। लेकिन तभी पुलिस को एक चौंकाने वाला वीडियो मिला जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया, जिससे कि पुलिस ने आकाश को सुरक्षित बचा लेने के बाद पुलिस को लगा कि केस लगभग सुलझ चुका है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और भी खतरनाक होता गया। अस्पताल में जब आकाश को होश आया तो उसकी आंखों में डर था। पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने उससे पूछा, बेटा, तुमने अपहरण करने वाले के बारे में कुछ सुना? उनके नाम या कोई पहचान? आकाश ने कांपते हुए कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी थी। वह थोड़ा रुका, फिर कांपते हुए बोला, उन्होंने कहा था अगला टारगेट तैयार है, बॉस को बता दो। यह सुनते ही पुलिस और भी चौंक गई। इसका मतलब था कि आकाश का अपहरण सिर्फ फिरौती के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। आकाश ने बताया कि जब मेरी आंखों पर पट्टी थी तब मुझे कई आवाजें सुनाई दी। किसी ने पंजाबी आवाज में बात की, कोई बार बार एक नाम ले रहा था, बॉस को बता दो। उसने बैकग्राउंड में लोहे के टकराने की आवाज भी सुनी थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि आकाश को किसी वर्कशॉप या गोदाम में रखा गया था। आकाश ने एक और अहम बात बताई, उन्होंने मुझे एक अजीब सी दवा सूंघाई थी जिससे मेरी याददाश्त धुंधली हो रही थी। पुलिस को यकीन हो गया कि अपहरण करने वाला मनोवैज्ञानिक दबाव और ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि पीड़ित ज्यादा कुछ याद न रख सके। फोन से मिले लोकेशन डेटा के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध को ट्रेस किया। यह व्यक्ति था राजन वर्मा, जो एक गैरेज में काम करता था। पुलिस को शक हुआ कि वही अपहरण में शामिल हो सकता है, क्योंकि आकाश ने बताया था कि उसने लोहे के टकराने की आवाज सुनी थी। पुलिस ने राजन के गैरेज पर छापा मारा। जांच में वहां से फटे कपड़े, रस्सियां और ड्रग्स मिली जो अपहरण में इस्तेमाल की गई थी। राजन को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए तो वह टूट गया। उसने कबूल किया, मैं सिर्फ ड्राइवर था, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। राजन ने एक नाम लिया जिससे पुलिस के होश उड़ गए, संदीप राणा, जो शहर का कुख्यात अपराधी था। उसका नाम कई ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के केस में आ चुका था, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। संदीप राणा का दिल्ली और पंजाब में मजबूत नेटवर्क था। वह अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का हिस्सा था। आकाश का अपहरण सिर्फ फिरौती के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की तस्करी का भी हिस्सा था। आकाश को विदेश भेजने की तैयारी हो रही थी, लेकिन फिरौती की रकम वसूलने के लिए उसे कुछ दिन शहर में ही छिपाकर रखा गया था। अब पुलिस ने संदीप राणा को पकड़ने के लिए एक गुप्त मिशन तैयार किया। इसके लिए उन्होंने एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने खुद को एक अंडरवर्ल्ड डीलर के रूप में पेश किया और संदीप के एक सहयोगी से संपर्क किया। राकेश ने संदीप के आदमी से बच्चों की डील करने का झांसा दिया। उसने कहा कि मैं एक बच्चे को खरीदना चाहता हूं। संदीप का आदमी लालच में आ गया और उसने इंस्पेक्टर राकेश सिंह को गुप्त ठिकाने का पता दे दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने उस ठिकाने पर छापा मारा। जो नजारा वहां मिला उसने सबको झकझोर कर रख दिया। वहां कई बच्चे कैद थे जिनकी उम्र 6 से 15 साल की थी। बच्चों को छोटे छोटे कमरों में बंद करके रखा गया था। उनके हाथ पैरों में रस्सियों के निशान थे। कुछ बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। पुलिस ने वहां से 18 बच्चों को बचाया जिन्हें विदेश में तस्करी के लिए रखा गया था। संकेत मिले कि यह गिरोह मध्य एशिया और यूरोप में बच्चों को बेचता है। इसके बाद पुलिस ने संदीप राणा की तलाश तेज कर दी। पुलिस ने उसे एक फार्म हाउस पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। संदीप राणा के पास से मिले फर्जी पासपोर्ट और वीजा, बच्चों की तस्वीरों वाला डेटा और एक लैपटॉप जिसमें अंतर्राष्ट्रीय माफिया के साथ चैट हुई थी। आखिरकार पुलिस ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। आकाश का अपहरण सिर्फ फिरौती के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की तस्करी का हिस्सा था। संदीप राणा और उसका गैंग बच्चों को विदेश भेजकर बेचता था। पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने संदीप राणा और उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया था,
लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जांच के दौरान पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का सुराग मिला, जिसने सबको चौंका दिया। इंस्पेक्टर राकेश सिंह और उनकी टीम ने संदीप राणा का लैपटॉप जब्त किया। जब फॉरेंसिक टीम ने डाटा रिकवर किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। संदीप राणा का संपर्क दुबई, मलेशिया और अफ्रीका के ह्यूमन ट्रैफिकर्स से था। बच्चों को फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भेजा जाता था, जहां उन्हें या तो बाल मजदूरी में झोंक दिया जाता था या अवैध अंग व्यापार में इस्तेमाल किया जाता था। इस रैकेट में कई बड़े व्यापारी, नेताओं और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत थी। पुलिस ने राणा के बयान के आधार पर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने एक बिजनेसमैन बनकर माफिया के लोगों से संपर्क किया। इस ऑपरेशन में पुलिस ने फर्जी डील की योजना बनाई, राणा के संपर्कों को झांसा देकर माफिया के ठिकानों का पता लगाया, बड़े बड़े गैंग लीडर्स को ट्रैप किया। पुलिस ने कई देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। उन्होंने मलेशिया, दुबई और थाईलैंड में छापे मारे, जिसमें 75 बच्चों को बचाया गया, जिन्हें तस्करी के लिए तैयार किया गया था। कई बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया गिरफ्तार हुए। इस रैकेट का नेटवर्क 30 से ज्यादा देशों में फैला हुआ था। इस बीच आकाश के परिवार के लिए यह एक दर्दनाक सफर रहा। आकाश को बचाने के बाद भी वह लंबे समय तक मानसिक आघात से जूझता रहा। उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श की जरूरत पड़ी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने माता पिता के साथ सामान्य जिंदगी में लौट आया। उसकी मां ने रोते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत लौट आया। इस केस की गूंज पूरे देश में हुई। मीडिया ने इसे 2025 का सबसे खौफनाक किडनैपिंग केस कहा। जब केस अदालत में पहुंचा तो सबूत इतने मजबूत थे कि संदीप राणा को आजीवन कारावास की सजा हुई। उसके 23 सहयोगियों को भी कठोर कारावास मिला। केस में शामिल भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों पर भी कार्रवाई हुई। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस की साहसिक कार्रवाई की तारीफ हुई। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। इस खौफनाक केस ने समाज को एक कड़ा सबक सिखाया। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए समाज को जागरूक रहना होगा। पुलिस की समर्पण भावना और जनता का सहयोग ही ऐसे अपराधों का पर्दाफाश कर सकता है। आखिरकार आकाश और उसके परिवार को इंसाफ मिला, लेकिन इस केस ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चेतावनी की घंटी बजा दी। पुलिस की हिम्मत, परिवार का संघर्ष और समाज का समर्थन, इन तीनों ने मिलकर इस केस को एक ऐतिहासिक जीत में बदल दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्राइम स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।